Assalamu alaikum, this is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lecture. As you know कि हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है। MCQ सीरीज का हमने पहला लेक्चर ले लिया है जिसके अंदर हमने बात की थी मूवमेंट एंड सपोर्ट की। मूवमेंट एंड सपोर्ट के हमने 20 MCQs इंपॉर्टेंट MCQs जो है उनकी प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, वो लेक्चर अपलोडेड है, आप जरूर वो गो थ्रू करिएगा। आज का जो ये सेकेंड लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट के लिए मैंने लगभग 60 MCQs बनाए हैं। ठीक है, एक वीडियो के अंदर हम 20 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से इस यूनिट के ऊपर हमारे 3 वीडियोस बनेंगे। ठीक है जी, आज के लेक्चर में 20 MCQs देखेंगे। ठीक है, और मोस्टली हम आज के लेक्चर के अंदर आज की जो MCQs जो लेक्चर है MCQs का, और जो 20 MCQs है इसमें हम DNA से रिलेटेड और क्रोमोसोम से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मेंडलिज्म की। ठीक है जी, मेंडल ने किस तरीके से मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था, क्या मेथोडोलॉजी वो यूज करते थे। ठीक है, और इसी तरीके से फिर तीसरे पार्ट के अंदर इवोल्यूशन और वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। डन। सो बिना किसी देरी के हम जो है लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सो पहला क्वेश्चन आज का है दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। डन। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि डीएनए आपको पता है पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, आई मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। एक गिवन डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ठीक है जी, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ ये मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, सवाल ये है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें न्यूक्लियोटाइड की बताई जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी, उस सीक्वेंस को हम जीन के नाम से जानते हैं। जीन जिसको मेंडल ने फैक्टर के नाम से प्रपोज किया था। ठीक है जी, और जब उनसे इस फैक्टर की फिजिकल प्रेजेंस पूछी गई तो मेंडल बता नहीं पाए थे, जो कि एक रीजन है मेंडल के फेलियर होने का उस टाइम पर। अच्छा, जीन इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये वो खास सीक्वेंस होती है डीएनए की जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करवाएगी। ठीक है, जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील कहा जाता है, अलील। ठीक है जी। अच्छा जी, अब तो आजकल तो हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स आ गई है, दैट्स व्हाई हम जीन के लिए भी अलग अलग टर्म यूज कर रहे होते हैं। जो अच्छी बुक है वो हमें बताती है कि जीन इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोन, जीन इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकॉन, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटॉन एज वेल। डन। अच्छा जी, सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज व्हाट इज कॉल्ड द एलील। सो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबली फिट हो रहा है इसके साथ। इज इट डीएनए? नो। इज इट क्रोमोसोम? नो। इज इट आरएनए? नो। इज इट जीन? यस, इट इज अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन। इस हमारे इस सीरीज की खूबी ही यही है कि इसमें ना सिर्फ हम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे बट साथ साथ पूरे यूनिट का एक रिव्यू देंगे। नॉट ओनली दिस यूनिट इनहेरिटेंस, पर इसके साथ साथ जो आजू बाजू के टॉपिक है वो भी जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्रोमोसोम्स चीफली लोडेड विथ अ प्रोटीन। क्या मतलब? देखिए, जब हम क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, क्रोमोसोम की केमिकल की कंपोजिशन की बात करते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम आर डिस्कवर्ड बाय वेल्टर फ्लेमिन। ठीक है जी, वेल्टर फ्लेमिन ही वाज यूज अ kind of dye known as prickle aniline. Okay, at that time the chromosome are only structures which are appear very brightly. That's why he used to say a term known as chromosome. Actually this term is misnomer. Chromosome are not the colored bodies, but टर्म प्रपोज कर दिया गया तो डिस्कार्ड नहीं किया। अच्छा, क्रोमोसोम की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन होती है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और क्रोमोसोम के अंदर आरएनए मौजूद होता है बहुत ही कम मिकदार में। जो प्रोटीन प्रोमिनेंट प्रोटीन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हिस्टोन। ठीक है जी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सुटेबली फिट होता है इसमें। इज इट अ कोलेजन? नो। इज इट अ केराटिन? नो। इज इट अ हिस्टोन? यस, हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन हमें केयरफुली चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। इज इट अ इलास्टिन? नहीं, इलास्टिन प्रोटीन में नहीं। ठीक है जी, तो दूसरे का आंसर सी सही होगा। आगे मूव करते हैं।
न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ऐसे काइंड के पॉलीमर है, बड़े मॉलिक्यूल हैं जो कि स्मॉलर स्मॉलर मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। क्या कहा मैंने कहा जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ऐसे काइंड के बड़े मॉलिक्यूल और पॉलीमर हैं जो कि स्मॉलर स्मॉलर मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ओके, देयर इज नो फॉर इन टेलिंग दैट ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हमारा प्यारा सा न्यूक्लियोटाइड, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं वो पार्ट? न्यूक्लियोटाइड डज कंटेन, एक तो पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिन्हें हम नाइट्रोजनस बेस के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा बिलव्ड फोस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे प्यारे से इस न्यूक्लियोटाइड के। एंड देयर इज नो फॉर इन टेलिंग दैट कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, देयर इज डीएनए एंड देयर इज आरएनए। ओके जी, आगे मूव करते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड में ये 3 पार्ट हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सुटेबली फिट हो रहा है इसके साथ। इट कंटेन पेंटोज शुगर, अच्छा, इट कंटेन नाइट्रोजनस बेस, इट कंटेन हेक्सो शुगर फॉस्फेट ग्रुप। सवाल ये न्यूक्लियोटाइड्स हैव फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, जी हाँ, ये पार्ट हमें बात करना है कि इसके अंदर सारे पार्ट हैं सिवाय इसके, वो बताना है जो पार्ट नहीं है। पेंटोज शुगर मौजूद है, हेक्सोस शुगर नहीं, वो नहीं लिखी हमने, तो राइट ऑप्शन हमारा यही होगा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर हेक्सोस शुगर नहीं बल्कि पेंटोज शुगर होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस हैविंग डबल रिंग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड ऐसे काइंड के पॉलीमर हैं जिनके स्मॉलर स्मॉलर मोनोमर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, देयर इज डीएनए एंड देयर इज आरएनए। Whatever the type of nucleotide we have, it contains 3 parts. There is pentose sugar, there is nitrogenous base, and there is phosphate group. This nitrogenous base, नाइट्रोजनस बेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस का मतलब ऐसे काइंड के कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो और बेस लाइक प्रॉपर्टीज हैं, देन इन्हें हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप, देयर इज प्यूरिन एंड देयर इज पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 तरीके की होती है, देयर इज एडेनिन, शॉर्ट में लिख देते हैं, एंड देयर इज ग्वाइनिन। ठीक है, पायरिमिडीन 3 तरीके की होती है, देयर इज थायमिन, देयर इज साइटोसिन एंड देयर इज यूरेसिल। ठीक है जी, प्यूरिन की खासियत ये है कि इनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अच्छा, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। डन। तो सवाल ये है कि टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस हैविंग डबल रिंग मेड स्ट्रक्चर, जिनमें डबल रिंग मेड स्ट्रक्चर होता है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सुटेबली फिट होता है। इज इट एडेनिन, ठीक है, लेकिन हमें सारे के सारे ऑप्शन केयरफुली पढ़ने हैं। इज इट अ साइटोसिन? नो। इज इट अ थायमिन? नो। इज इट अ यूरेसिल? नो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, इट इज व्हाट इज कॉल्ड द एडेनिन। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन कंप्राइजेस ऑफ, जी हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा, डीएनए आपको पता होना चाहिए कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल। ठीक है जी, और सेल के नियर अबाउट सेंटर में एक स्पेसिफिक काइंड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है जी, जेनेटिक मटेरियल जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता रहता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए होता है। ठीक है जी, डीएनए। अच्छा, डीएनए जो है, डीएनए का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स। ठीक है, जो किसने प्रपोज किया आगे हम देखेंगे। ठीक है जी, मैं नाम नहीं बता रहा आपको। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है जी, इसकी अलग अलग फीचर्स हैं। अगर इसमें ये जो 2 स्ट्रैंड्स दिख रही हैं आपको, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम अगर सेपरेट करें, ठीक है, एक को इधर ऐसे सेपरेट किया और दूसरी को इस तरीके से, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अगर हम इसको जूम इन करके देखें, इसको जूम इन करके जब हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा। सबसे पहले तो इसमें मौजूद होगा नाइट्रोजनस बेस,
क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है ना ये, इसमें मौजूद होगा नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर होगी नाइट्रोजनस बेस, यहाँ होगी पेंटोज शुगर, और यहाँ हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, इस तरीके से अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस डीएनए की रिंग के दो पार्ट बन जाते हैं। ये वाला पार्ट जो है नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट होता है, और फॉस्फेट ग्रुप अलोंग विथ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप अलोंग विथ पेंटोज शुगर, इस पार्ट को हम शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर की वजह से शुगर, फॉस्फेट की वजह से फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कह देते हैं, बैकबोन। ये यहाँ पर भी बनाया गया है, ये देखें, ये पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मैं लिखता हूँ, पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर एंड पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और ये आपको हमारे बिलव्ड फॉस्फेट ग्रुप दिख रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर। सो पेंटोज ग्रुप अलोंग विथ फॉस्फेट, pentose sugar along with phosphate group, pentose sugar along with phosphate group give us a very important part of the DNA, that is what is called the sugar phosphate backbone। तो सवाल क्या है, sugar phosphate backbone। सवाल ये है कि जी शुगर फॉस्फेट बैकबोन कंप्राइजेस ऑफ, किस किस चीज से बनी हुई होती है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से? नहीं, ये बात तो गलत है। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से? जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन आगे के ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, ऑप्शन सारे केयरफुली पढ़ने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। पेंटोज शुगर प्लस पेंटोज शुगर नहीं, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस नहीं, सो ऑप्शन बी वाला जो है ये राइट है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द एंड शो विच काइंड ऑफ पोलैरिटी। देखें, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर की खासियत, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी खासियतें हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 के अंदर। इस मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया था डीएनए के लिए, उनके अंदर उन्होंने डीएनए के कुछ फीचर्स बताई थी, जैसे कि उन्होंने बताया था कि डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब हमेशा ए के सामने ए के सामने टी मौजूद होगा, सी के सामने जी मौजूद होगा, यानी एडेनिन के सामने थाइमिन और साइटोसिन के सामने यूरेसिल मौजूद होगा। ठीक है, ए के सामने जी, सी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। इन्होंने पहली बात तो ये कही थी। नंबर 2, इन्होंने कहा यहाँ पर अलग अलग बॉन्डिंग होगी, अलग अलग बॉन्डिंग। कौन कौन सी है वो बॉन्डिंग? जो बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होंगी, उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा वो बॉन्डिंग जो कि बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगी, जो कि बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहेंगे, उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हम इससे देखते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस, अब आप इमेजिन करें, नाइट्रोजनस बेस एक तो यहाँ मौजूद है, एक इनके सामने मौजूद होगी, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ, तो एक इसके सामने होगी। बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस जो बॉन्डिंग होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट वी हैव। ठीक है जी। अच्छा, और अभी हमने देखा है कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर अलोंग विथ फॉस्फेट ग्रुप, फिर से बोलता हूँ, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर अलोंग विथ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन टुगेदर एंड गिव अस अ स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। इनसे मिलता है हमें न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है जी, इस रेड वालों को छोड़ दीजिए, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है जी, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। डीएनए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी ना, ये वाली रेड वाली जो आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। इसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, ये बात भी इन्होंने बताई थी वाटसन एंड क्रिक ने बॉन्डिंग के बारे में। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, इन्होंने कहा सबसे पहले हमें डीएनए के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोटाइड है, फ्री न्यूक्लियोटाइड, यानी जो एंड पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उनमें देखना है कि कौन सा कार्बन फ्री है। देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है,
ये न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कार्बन नंबर 1 यहाँ मौजूद है, ठीक है जी। कार्बन नंबर 2 यहाँ मौजूद है, कार्बन नंबर 3 यहाँ मौजूद है, कार्बन नंबर 4 यहाँ मौजूद है और कार्बन नंबर 5 यहाँ मौजूद है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इन्होंने कहा कि जिस साइड का जो कार्बन फ्री होगा उस एंड को वो नाम दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कार्बन फ्री है ना, तो ये साइड 3 प्राइम साइड कहलाएगी या 3 प्राइम एंड कहलाएगी। यहाँ आते हैं दूसरे एंड पर, देखें ये एंड फ्री था, अब दूसरा एंड जो है वो यहाँ है। ये कौन सा है? कार्बन नंबर 1। ये कौन सा है जी? 2 3 4 5। इस एंड पर कौन सा कार्बन फ्री है? जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, कार्बन नंबर 5। तो ये 5 प्राइम एंडिंग है, 5 प्राइम एंडिंग, ठीक है जी। ऊपर वाली एंडिंग कौन सी है? 3 प्राइम एंडिंग। नीचे वाली कौन सी है? 5 प्राइम एंडिंग। ये वाली जो चेन है इसमें आपको इस तरीके की एंडिंग दिख रही है, 3 to 5 प्राइम एंडिंग, 3 to 5 प्राइम एंडिंग दिख रही है हमें, तो हमें वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, पहला ऑप्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंडिंग, यही ऑप्शन सही है। आगे भी बढ़ते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडिंग, कभी भी आप इसको इस तरीके से मत सोच लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बॉन्डेड है, ठीक है जी। ये आगे भी बॉन्डेड है और ये ट्विस्ट हुआ हुआ होगा, तो हम जो है काउंटिंग हमेशा ऊपर से ही लेंगे। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंडिंग है, 5 to 3 हो नहीं सकता, 5 to 5 हो नहीं सकता, 3 to 3 प्राइम एंडिंग हो नहीं सकता, ठीक है जी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने बताया ना कि दो न्यूक्लियोटाइड, हमारे जो प्यारे से न्यूक्लियोटाइड जिनके 3 पार्ट हैं, इसमें नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप। ये बात आपको लिख लेनी है अपने नोट्स में, कहीं भी किसी भी जगह पे लिख लीजिए। दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्डिंग मौजूद होती है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग दैट वी हैव, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग दैट वी हैव। ये बातें हमने हमारे लेक्चर्स जो कंडक्ट किए हैं उनमें डिफाइन भी की है और याद भी करवाने का तरीका समझाया है। तो जिन बच्चों ने भी हमारे वो लेक्चर नहीं देखे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है हमारे चैनल पर, डेट इज मदर अली लेक्चर्स, और वहां से उन लेक्चर्स को आप गो थ्रू करिए जरूर, ठीक है जी। अच्छा, तो अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो बतानी है। कौन सी बॉन्डिंग है? वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है। क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं। क्या वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है? जी हाँ, ठीक है। फॉस्फोडाइसल्फाइड का और फॉस्फोडाइफॉस्फाइड का कोई जवाब ही नहीं बनता, उनके पढ़ने का कोई जवाब ही नहीं बनता। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। आगे मूव करते हैं जी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए की रेप्लिकेशन, देखिए वॉटसन एंड क्रिक ने, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया और डीएनए के मॉडल के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई। साइड बाय साइड उन्होंने डीएनए की कॉपीज जो बनती है, यानी जो एक डीएनए है ना, अब किस तरीके से ये डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा वो तरीका भी इन्होंने बताया। इनके मॉडल की खूबसूरती ही नहीं यही थी कि इन्होंने ये भी बताया कि एक डीएनए किस तरीके से अपनी जो है वो कॉपीज बनाएगा, ठीक है। डीएनए का वो तरीका जिससे डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, व्हाट डज इट मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? ओके, जस्ट अ मिनट। सेमी कंजर्वेटिव, नाउ देखें, इन्होंने कहा कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन से पहले क्या होगा कि दोनों डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होंगी। अनवाइंड का मतलब ओपन हो जाएंगी। अच्छा जी, ओपन हो गई। ओपन होने के बाद इनको सेपरेट, अब ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी प्रोटीन इन्वॉल्व है। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का एक पूरा लेक्चर है हमारा, उसमें हमने प्रोटीन्स, एंजाइम, सारी चीजें बताई, आप उनको गो थ्रू जरूर करिएगा। मैं आपको रैपिडली बता देता हूँ कि इनको सेपरेट किया जाएगा, ठीक है जी। सेपरेट करने के बाद इनको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कंबाइन होने नहीं देंगी, रिक्वायर नहीं करने देंगी, और यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा और वो न्यू डीएनए की स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से भी न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है, और यहाँ से भी डीएनए की न्यू स्ट्रैंड बनेगी। ओके, अच्छा, इस तरीके से। और जो एंजाइम ये अमल करवाएगा, ये बिलव्ड अमल करवाएगा, इस एंजाइम का नाम आपके टिप्स पे होना लाजमी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। इसे हम डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनवाएगा। कुछ टाइम के बाद ये दोनों स्ट्रैंड्स बनकर
बाहर आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। ठीक है जी, ये स्ट्रैंड बनने के बाद बाहर आ जाएंगी इस तरीके से, ये स्ट्रैंड भी बाहर आ गई और ये स्ट्रैंड भी बाहर आ गई। अच्छा, अब ये क्या करेंगी कि अपनी सिस्टर स्ट्रैंड को जनरेट कर लेंगी। ठीक है, ये अपनी न्यू स्ट्रैंड बना लेगी और ये अपनी न्यू स्ट्रैंड बना लेगी। आई होप इतनी बातें तो आपको क्लियर है कि डीएनए पहले अनवाइंड हुआ, अनवाइंड होने के बाद उसने न्यू स्ट्रैंड बनाई और वो ब्लू वाली जो स्ट्रैंड है वो हो गई रिलीज और उन्होंने अपनी सिस्टर स्ट्रैंड बना ली। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो ब्लू वाली स्ट्रैंड है, ये ब्लू वाली स्ट्रैंड ने जो ये ब्लैक वाली स्ट्रैंड बनाई है, ये ब्लैक वाली स्ट्रैंड हूबहू कॉपी होगी इस ग्रीन वाली स्ट्रैंड की। ठीक है जी हाँ, ये जो ग्रीन ये जो ब्लैक वाली स्ट्रैंड बनी है ना, ये बिल्कुल कॉपी होगी ग्रीन वाली स्ट्रैंड की। मैं इसको ग्रीन से ही बनाता हूँ। ठीक है जी, ये ग्रीन वाली स्ट्रैंड की कॉपी होगी बिल्कुल। ठीक है, अब इस तरीके से ये देखें, ये जो न्यू डीएनए बना, इस न्यू डीएनए के अंदर एक तो आधा ब्लू वाला है, वो तो बना न्यू, लेकिन ग्रीन वाला तो पुराना ही रहा ना। ठीक है, जो नया डीएनए बना उसमें ब्लू वाला तो नया है, लेकिन ग्रीन वही पुराना आ गया ना। तो ऐसे काइंड की कॉपी ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें एक स्ट्रैंड तो नई बन गई लेकिन दूसरी स्ट्रैंड जो है वो पुरानी रही, इसे हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखें, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मौजूद था ए। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास मौजूद था ए इस ग्रीन पर और यहाँ मौजूद था सी। अब जाहिर सी बात है जो ये जो ब्लू बनेगी ना, इस ब्लू पर आएगा ए के सामने कौन सा आता है टी, सी के सामने कौन सा आता है जी। ब्लू वाला कौन सी न्यूक्लियोटाइड लेके आया टी और जी। जी हाँ, मैं इस पर एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी हाँ, और आप तो सेफ हाथों में, तो आपको बातें समझनी है। ब्लू वाली जो स्ट्रैंड है इस पर टी और जी है। ब्लू वाली अपनी न्यू स्ट्रैंड जो बनवाएगी, ब्लू वाली जो न्यू स्ट्रैंड ग्रीन वाली बनवाएगी, तो टी के सामने क्या आएगा ए आएगा, जी के सामने क्या आएगा सी आएगा। तो देखें ये ए और सी ये वही सीक्वेंस हो गई ना जो इस ग्रीन वाले पर मौजूद थी। तो इस तरीके से टी वाले ने वही सीक्वेंस वाले न्यूक्लियोटाइड वाली स्ट्रैंड बनवाई जो कि पीछे वाले डीएनए वाले मॉलिक्यूल में मौजूद थी। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। आधी स्ट्रैंड नहीं, आधी स्ट्रैंड जो है वो पुरानी। हमारे लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, आपको आपके जितने भी फंडामेंटल्स है वो जरूर क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल ये था कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी है, इज इट अ कंजर्वेटिव, is it a quarter conservative, is it a semi conservative? Yes, so it is a semi conservative of DNA replication. आगे बढ़ते हैं। थायमिन ऑलवेज फेसिस, थायमिन का मतलब टी, टी किसको फेस करता है ए को, ए का मतलब एडिनिन, एडिनिन ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। और राइबोस शुगर ऑफ डीएनए हैज हाउ मेनी कार्बन, ये देखें ये जो पेंटोस शुगर में किए जा रहा हूँ ना, इसको राइबोस शुगर भी कहते हैं। और इसके अंदर कितने कार्बन है, जी हाँ कितने कार्बन है, सही कह रहे हैं आप 5 कार्बन है। तो लगा दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके साथ हमारे 10 एमसीक्यूज मुकम्मल है और अब 10 एमसीक्यूज जो है दूसरे हम प्रैक्टिस करने हैं। 10 नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हमारे यहाँ है। ठीक है जी, पहला एमसीक्यूज आपके सामने, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम आर डिस्कवर्ड बाय, क्रोमोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय। अभी मैंने बताया कि क्रोमोसोम दे आर द थ्रेड लाइक बॉडीज जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे अपीयर होंगे। वेल्टर फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर किया था। सो राइट ऑप्शन क्या कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, अच्छा एक और जगह पे आप फ्लेमिंग वर्ड सुनोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी हाँ, जब हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, बेसिकली एंटीबायोटिक दे आर द काइंड ऑफ बायोकेमिकल्स व्हिच वी डिराइव फ्रॉम वन काइंड ऑफ माइक्रोब and used to kill another kind of microbes. Okay, majority of the antibiotic we derive from bacteria and fungi. Okay, and the first antibiotic which was synthesized it is penicillin. Okay, it is derived from a fungus known as Penicillium notatum. This specific kind of antibiotic was synthesized by Alexander Fleming. Okay, not only Alexander Fleming, he has colleague as well. I love to mention the name of Flore and Chen. Okay, and collectively all these together get a Nobel Prize as well. ओके, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टर्म आप सुनोगे जब आप एंटीबायोटिक की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक। ठीक है जी, अच्छा मेंडल और मॉर्गन ये तो नहीं है, इनके बाद जेनेटिक्स में करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना 20 एमसीक्यूज का, उनमें हम देखेंगे भर भर के। देन आगे चलते हैं, द कॉपिंग ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज। ठीक है जी, डीएनए की हमने इतनी सारी बात की है, मैंने आपको बताया कि सेल हमारा बिलव्ड सेल होता है,
ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेल की। ठीक है जी, हमारा बिलव्ड सेल, और सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, सेल के सेंटर में मौजूद होता है हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल, और दिस जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट व्हाट, द डीएनए दैट वी हैव, डीएनए दैट वी हैव। लेट मी कंप्लीट इट। ओके, मैंने न्यूक्लियस जो है आउट ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया है, ठीक है जी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको थोड़ा आउट ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा प्यारा सा क्या मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होगा हमारा प्यारा सा डीएनए। अच्छा जी, अब देखें, ये डीएनए जो है इसमें एक स्पेसिफिक काइंड की एबिलिटी होती है कि ये फॉर्मेशन करवाता है एक केमिकल की, ठीक है जी। दिस केमिकल इज नथिंग बट व्हाट, द प्रोटीन, ठीक है जी। डीएनए का प्रोटीन का बनवाना, डीएनए का प्रोटीन का बनवाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके फर्दर दो दो जो है वो सब स्टेजेस होते हैं। देयर इज व्हाट, देयर इज ट्रांसक्रिप्शन, दोनों कानों से बात सुनिएगा, देयर इज ट्रांसक्रिप्शन, देयर इज ट्रांसलेशन, ठीक है। लेक्चर की को भी यही है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आपके क्लियर होंगे। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी, मैसेंजर आरएनए का फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। किस तरीके से वो थोड़ा सा हम समझेंगे जरूर। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यानी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए है फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए, इसको ये जो है कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये एंजाइम क्या करवाएगा, ये फॉर्मेशन करवाएगा मैसेंजर आरएनए की, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा यहाँ पर, स्पेसिफिक काइंड का मैसेंजर आरएनए जो यहाँ से फॉर्म होगा फ्रॉम द डीएनए, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब कॉपी होना, कॉपीज बन जाना, ठीक है, कॉपी का बनना। क्योंकि यहाँ पर डीएनए से, क्योंकि यहाँ पे डीएनए से आरएनए की, मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनती है ना, दैट्स व्हाई इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए का मतलब, मैसेंजर आरएनए क्यों कहलाता है, बिकॉज इट कैरी द मैसेज ऑफ डीएनए टू द साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसाइज ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसमें ये एबिलिटी है कि ये आगे जाके पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करवाएगा, दैट्स व्हाई इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये काम कहाँ हुआ, न्यूक्लियस के अंदर हुआ। तो हमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है, ट्रांसलेशन नो, प्रोटीन सिंथेसिस नो, अमाइनेशन नो, सो इट इज ट्रांसक्रिप्शन, ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है। आगे चलते हैं। अच्छा, डैश इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री विच आर हेल्ड टुगेदर बाय, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ ये मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, उनके थ्रू ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है जी, ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, साइटोप्लाज्म में इसका ग्रैंड वेलकम करने के लिए ना, ग्रैंड वेलकम करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर आर नथिंग बट राइबोसोम दैट वी हैव, इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम दे आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, दोनों कानों से बात सुनिएगा, क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, राइबोसोम दे आर नोन एज, आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, लेट मी कंप्लीट इट। अच्छा जी, ये जो राइबोसोम, ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ से आया, ये मैसेंजर आरएनए गिरफ्त हो जाएगा बाय बाय व्हाट, बाय राइबोसोम। अच्छा, ये राइबोसोम जो है इनके दो यूनिट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है जी लार्जर सब यूनिट, ठीक है, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट। ये दोनों यूनिट्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद व्हाटएवर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर इस मैसेंजर आरएनए में मौजूद होती है ना,
उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं, स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसी सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद होती है न्यूक्लियोटाइड की, उसके अकॉर्डिंग ये सिंथेसाइज करवाते हैं प्रोटीन की। ठीक है जी, ये मैसेंजर आरएनए। अच्छा, ये जो दोनों सब यूनिट यहाँ पे कंबाइन हुए हैं आरएनए के, अच्छा आरएनए के राइबोसोम के ये यूनिट्स प्रोटीन सिंथेसाइज के टाइम ही कंबाइन होते हैं। बकाया जितना भी दूसरा टाइम है ना, उस टाइम पे ये सेपरेट ही रहते हैं। ये कपल्स की तरह है, वो कपल्स जो नाराज रहते हैं, ओके, they are the like of couples, okay, the couple which are very disputed, okay, so they are like the disputed couple which want to stay separately from each other, and whenever they found a guest into their home, so suddenly they became very kind to each other, and they sit together and used to say very interesting things and different things, the thing which show the respect to each other, you know. So whenever their children see this thing, they also get surprised that what were wrong with their parents, okay, because they do not know this is the miraculous thing which is done with the help of what, the presence of guest. Same thing is applicable over the ribosome that we have. Ribosome, they want to stay separately from each other, but whenever they see the messenger RNA as a guest, messenger RNA as what, as guest, whenever they found the messenger RNA as guest, so both of these units, okay, act as a couple and come very close to each other, and and form what, form the specific kind of polypeptide, okay. They are held together with a specific kind of bonding, okay, and this bonding is nothing but the salt bond. salt bond कहा जाता है, और ये salt bond जो फॉर्म होगा, इसमें मेन रोल होगा हमारे बिलव्ड मैग्नीशियम आयन का। ठीक है जी, तो ये जो राइबोसोम के जो दो यूनिट होते हैं, ये कपल्स की तरह हैं, सेपरेट रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब मैसेंजर आरएनए गेस्ट को देखते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद एक स्पेसिफिक काइंड की फॉर्मेशन करवाते हैं प्रोटीन की, और उनको होल्ड टुगेदर करने के लिए सॉल्ट बॉन्ड रिक्वायर्ड होते हैं, सॉल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। लिखते हैं जरूर, सॉल्ट ब्रिज भी लिखते हैं जी जरूर, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज को एक साथ रखने के लिए कौन सी आयन रिक्वायर्ड होती है? मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है हम देखते हैं। डैश इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, तो यहाँ पर तो राइबोसोम होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए राइबोसोम, and which are held together by what kind of bonding? Salt bridge। अब जो ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए चूज कर लेते हैं। राइबोसोम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, राइबोसोम आयोनिक बॉन्ड नहीं, राइबोसोम सॉल्ट बॉन्ड और द सॉल्ट ब्रिज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। टाइप ऑफ आरएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू ग्रोइंग चेन। देखिए आरएनए हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। वी हैव मैसेंजर आरएनए, जो कि अभी हमने देखा, जो कि डीएनए का मैसेज लेकर के साइटोप्लाज्म में आएगा। देन वी हैव राइबोसोमल आरएनए, वी हैव ट्रांसफर आरएनए एंड मेनी मोर एज वेल। उनकी हम बात नहीं करते, इन तीनों की बात करते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम ये है कि डीएनए की इस इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेके आना। ठीक है, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम के पास एक स्पेसिफिक काइंड का आरएनए मौजूद होता है। दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ आरएनए इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। इसे राइबोसोमल आरएनए या स्मॉल आर आरएनए कहा जाता है। इसका काम ये है कि जो मैसेंजर आरएनए आया है ना, इसके साथ कंबाइन हो जाना इस तरीके से, बस। तीसरा यहाँ पर आरएनए मौजूद होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसफर आरएनए दैट वी हैव। ट्रांसफर आरएनए दैट वी हैव। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए का नाम ही काम सुना रहा है कि वो स्पेसिफिक काइंड के अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ट्रांसफर करेगा फ्रॉम स्पेसिफिक काइंड ऑफ अमीनो एसिड टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। ठीक है जी, और अमीनो एसिड क्या होते हैं? दे आर द मोनोमर ऑफ व्हाट? प्रोटीन। ट्रांसफर अमीनो एसिड। हु ट्रांसफर द अमीनो एसिड? इट इज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा सुटेबल इसके लिए। टाइप ऑफ आरएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू ग्रोइंग चेन। इज इट मैसेंजर आरएनए? नो। इज इट ट्रांसफर आरएनए? यस। इज इट राइबोसोमल आरएनए? नो। इज इट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए? नो। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो फिट हो रहा है
बेस्ट ऑप्शन जो फिट हो रहा है वो है ट्रांसफर आरएनए, वो है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है जी, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास जी, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स ऑन सेम मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, देखें राइबोसोम बड़े टैलेंटेड होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब कोई मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है जी, उस मैसेंजर आरएनए पर एक राइबोसोम अटैच हुआ और वो इनविटेशन भेज देता है अपने दूसरे दोस्तों को कि भाई मैसेंजर आरएनए आ गया है, आप भी फ्री होके आ जाओ और इस मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो जाओ। ठीक है जी, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस राइबोसोम ने एक प्रोटीन बनवाई, ये वाली, इस राइबोसोम ने दूसरी प्रोटीन बनवाई। ठीक है जी, तीसरा सेट जो राइबोसोम का आएगा वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर और उसने तीसरी प्रोटीन बनाई। सो यू आर गेटिंग इट। इस तरीके से एक वक्त हम बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे। सो इस तरीके के क्लेवर होते हैं ये, एक ही टाइम पर एक ही मैसेंजर आरएनए को बार बार ट्रांसलेट करते हुए बहुत सारी प्रोटीन की कॉपीज बना लेंगे। ठीक है जी, और ये स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट डिफरेंट राइबोसोम के कंबाइन होने से बनता है, ये स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट डिफरेंट राइबोसोम के कंबाइन होने से बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द पोलीराइबोसोम। इसे पोली राइबोसोम कहा जाता है, पोलीराइबोसोम। अब ऑप्शन देखिए कौन सा फिट हो रहा है, इट इज अ मोनोराइबोसोम, नो, मेनी राइबोसोम, नो, मैक्रोराइबोसोम, नो, पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम ये बेस्ट फिट हो रहा है यहाँ। अच्छा जी, सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन क्रोमोसोम। ठीक है जी, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, जो कि सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्रोमोसोम में ये सेंटर वाली डिस्क दिख रही है आपको, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंटरोमियर। सेंटरोमियर, मियर कहा जाता है इसे, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। That means there is second constriction as well. Yeah, there is secondary constriction which we will not talk about here. Okay, so first constriction done. इसके अंदर एक स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन मौजूद होती है, that protein is nothing but the kinetochore. kinetochore बस याद रखिए काम क्या है वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है जी, अच्छा, from centromere, from centromere up to the one end, from centromere up to the one end is known as arm। इसी तरीके की आर्म यहाँ मौजूद होगी नीचे भी, एंड आर्म ऑफ बोथ आर्म ऑफ वन साइड, बोथ आर्म ऑफ वन साइड गिव अस क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, ये एक साइड की बात हो गई, एक साइड पे दो आर्म एक क्रोमेटिड, दूसरे साइड पे दो आर्म एक क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम के दो साइड पर हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, दो क्रोमेटिड्स एंड फोर आर्म मौजूद होती है। एक क्रोमोसोम के पास चार आर्म और दो क्रोमेटिड्स। ठीक है जी, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी हमने इनहेरिटेंस वाले ब्यूटीफुल से जो लेक्चर्स है उनमें जो है कि अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आप में से जिसने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो लेक्चर जरूर देखिए। तो इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये कि क्रोमोसोम के ऊपर जो डिस्क लाइक बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे क्रोमोमर कहा जाता है, नो, क्या उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, जी, चार ऑप्शन पढ़िए, क्रोमेटिड कहा जाता है, टीलोमर कहा जाता है, नो नो नो। आगे मूव करते हैं, दीज क्रोमोसोमल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। जो हमारे बिलप्स से क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, दो क्रोमोसोम, ठीक है, इनकी स्पेशलिटी देखो क्या है कि ये ब्लैक क्रोमोसोम है सारा का सारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्लू पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो ब्लू है। ठीक है जी, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। और इसके पास ब्लैक वाला पार्ट है, मतलब इन्होंने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लिए ऐसा लगता है। ठीक है जी, क्रोमोसोम वो प्रोसेस जिससे क्रोमोसोम अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं, वो प्रोसेस जिससे क्रोमोसोम अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस में डन होगी। ठीक है जी, अब मियोसिस की बात छिड़ गई है तो मैं बताना चाहूंगा जरूर, मियोसिस, मियोसिस ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस के दो फेसेस होते हैं, देयर इज मियोसिस 1 एंड देयर इज मियोसिस व्हाट, देयर इज मियोसिस 2। ठीक है जी, मियोसिस 2, दोनों मियोसिस 1 और 2 के चार चार सब स्टेजेस हैं, चार चार सब स्टेजेस हैं, चार चार सब स्टेजेस हैं। व्हाट आर दीज सब स्टेजेस, ओके जी, व्हाट आर सब स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और मेटा इसी तरीके की सीक्वेंस यहाँ पे होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इनके साथ ट्रम हम 1 लगा देते हैं, इनके साथ ट्रम 2 लगा देते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी,
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। आपको ये कहानी क्यों बताई जा रही है? आपको ये कहानी इस वजह से बताई जा रही है क्योंकि मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 सबसे प्रोलॉन्ग होता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। देयर इज लिप्टोटीन एंड हाउ डू वी रिमेंबर दिस सीक्वेंस, निमोनिक भी बताने वाला हूं, जुड़े रहिएगा जरूर। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। ठीक है जी। इन स्टेजेस को याद रखने का निमोनिक मुझे याद आ रहा है। आई लव टू शेयर दिस निमोनिक्स। निमोनिक है जी लाइबा, जरा पानी दे दे, दे दे। दिस इज व्हाट द निमोनिक दैट वी हैव व्हिच हेल्प यू टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस इन दिस वे। ओके, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्टोटीन, डायकाइनेसिस, लाइबा जरा पानी दे दे। ठीक है जी। सो ऐसे लेक्चर्स के लिए, ऐसी ब्यूटीफुल सी एक्सप्लेनेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कहाँ? एट मजर अली लेक्चर्स, मजर अली लेक्चर्स। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियोस को और वॉच कीजिए। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, लाइबा जरा पानी दे दे। अच्छा जी, ये जो लिप्टोटीन स्टेज है इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग बना लेंगे, क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग बना लेंगे। अच्छा जी, जैसे जैसे स्टेज प्रोसीड होंगे, ठीक है जी, शॉर्ट में बताता हूँ, डायकाइनेसिस स्टेज के दौरान ये क्रोमोसोम हो जाएंगे एक दूसरे से सेपरेट। और जब ये सेपरेट होंगे, जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे ना, अलग अलग कलर से बनाते हैं तो समझ में आएंगी चीजें। तो जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट होने के दौरान इनके पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, इनके पार्ट जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। सो ऑप्शन कौन सा फिट्स हो रहा है सही से, यहाँ पे हमें वो लिखना होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं एंड वेरिएशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। डन, बात करेंगे। सो इट इज अ म्यूटेशन, नो। इट इज अ क्रॉसिंग ओवर, यस। इन्वर्जन, नो। डुप्लीकेशन, नो। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज दिस? ठीक है जी, कहाँ है वो क्रोमोसोम? अच्छा जी, अच्छा, क्रोमोसोम की डायग्राम, यही क्रोमोसोम है वो। जी हाँ, जी हाँ जी, यही क्रोमोसोम है। बताना है कि ये कौन सी टाइप है। देखें, जब हम क्रोमोसोम की टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सो टाइप्स ऑफ आर बिलव्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को की टाइप बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोटाइप। ठीक है जी, कैरियोटाइप की बेस पर। नंबर 2, हम उनके फंक्शन की बेस पर, इंडिकेशन की बेस पर लिख देते हैं, इंडिकेशन की बेस पर और स्ट्रक्चर की बेस पर हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोटाइप हमारे पास अलग अलग क्रोमोसोम है, वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। इंडिकेशन की बेस पर हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम के सेट होते हैं, वी हैव होमोलोगस क्रोमोसोम एंड वी हैव सेक्स क्रोमोसोम। काइंड ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज सिमिलर इन मेल एंड फीमेल आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। मेल एंड फीमेल में जो सेम होते हैं, homologous chromosome, and the kind of chromosome which are different in male and female known as sex chromosome। मेल एंड फीमेल में डिफर कर जाएं वो होते हैं जी सेक्स क्रोमोसोम। डन। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की बेस पर हमारे पास चार टाइप बनती हैं, कौन कौन सी हैं जी वो? वी हैव व्हाट? वी हैव मेटासेंट्रिक। ओके जी, वी हैव मेटासेंट्रिक, वी हैव मेटासेंट्रिक, वी हैव सब मेटासेंट्रिक, वी हैव टेलोसेंट्रिक, टाइम की पाबंदी है, वी हैव सब टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब ऐसे काइंड के क्रोमोसोम जिनमें ये सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड पर है, वो है मेटासेंट्रिक। अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा खिसक के ऊपर को चली जाए, ठीक है जी, मतलब कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम, तो उसे हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पे लिख देता हूं, सब मेटासेंट्रिक। और अगर बिल्कुल सेंट्रोमियर टर्मिनल पॉइंट पे आ जाए तो ये टेलोसेंट्रिक, और सब टेलोसेंट्रिक यानी थोड़ा बिल्कुल टर्मिनल के करीब आ जाएगी सेंट्रोमियर, बिल्कुल टर्मिनल के करीब आ जाएगी सेंट्रोमियर। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? मेटासेंट्रिक। ठीक है जी, टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक का जवाब ही नहीं बनता, ये क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज। मैंने बताया ना, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने प्रपोज करा था? मेंडल एंड वाटसन, नो। वाटसन एंड क्रिक, यस।
Crick and Mendel, no. Crick only, no, no, no. There is last MCQs of today's session, that is what is called the structure of DNA, proposed on the basis of which technique. ठीक है जी, जब डीएनए का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, हमने डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। हमने देखा था कि डीएनए का जो मॉडल है डबल हेलिक्स, ये एक टेक्निक की बेस पर परफॉर्म किया गया था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सरे क्लस्ट्रोग्राफी। एक्सरे क्लस्ट्रोग्राफी विच इज आल्सो नोन एज एक्सरे डाइफ्रेक्शन। ठीक है जी, अलग अलग साइंटिस्टों की कंट्रीब्यूशन है, वाटसन एंड क्रिक, रोसलैंड, ठीक है जी, फ्रिकलिन, ठीक है जी, इनकी कंट्रीब्यूशन है, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से टिक करवा देता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, सो ऑप्शन डायफ्रेक्शन जो है वो सही रहेगा। ठीक है जी, सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई होप आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी,